हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल सी का यूनिट 16 जो कि फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के ऊपर है। तो इसमें पहला जो है हमारा फ्रेंड्स वो है CRR एंड SLR। तो इंडिया में जो भी करेंसी का सर्कुलेशन होता है उसको RBI जो है वो कंट्रोल करती है। कैश डिपॉजिट इन बैंक्स इन टर्न इज लेंड बाय बैंक्स विच इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। जो भी कैश डिपॉजिट होते हैं बैंकों में, बैंक उसी को फिर क्या करती है कि दूसरों को लोन्स देती है और इस तरह से बैंकों के पास जो मनी का सप्लाई जो है वो मार्केट में उसको इंक्रीज करती है। तो ये जो चेन है रीलैंडिंग और क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट, यानी कि अपने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे डिपॉजिट लेना और बोरोवर्स को लोन देना, तो ये जो है ये मेनली बैंकों के द्वारा किया जाता है। और ये जो चेन है रीलैंडिंग और क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट का, ये ऐसे ही चलता रहता है। इट इज नॉट ओनली कैश बट नियर कैश इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। डिपॉजिट के अलावा जो कैश इंस्ट्रूमेंट है जैसे चेक और या क्रेडिट कार्ड, ये भी मनी सप्लाई में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में जो भी मनी स्पेंड किया जाता है वो बाद में बैंकों के पास डिपॉजिट किया जाता है, जिससे कि फर्दर मनी जो है वो इंक्रीज होती है। तो क्रिएशन ऑफ मनी इन दिस फैशन इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इसी को हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि डिपॉजिट लेना और लोन्स देना, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है। मनी इन सर्कुलेशन, जो भी मनी सर्कुलेशन में है उसको हम लोग ब्रॉड मनी या M3 के थ्रू जो है डिनोट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। इसमें एक है फ्रेंड्स मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हम लोग कैसे निकालते हैं? M3 को M1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मनी मल्टीप्लायर आता है। RBI जो है ये मेनली कंट्रोल करती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, कैश रिजर्व रेशियो विच इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिससे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कम होता है या बढ़ता है। रिजर्व एसेट्स रेफर्स टू द कैश डिपॉजिट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विद RBI टू कंप्लाई विद कैश रिजर्व रेशियो। तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैश डिपॉजिट करती है RBI के पास, उसी से कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन होता है बैंकों का। फंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू कंप्लाई विद द SLR, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फंड इन्वेस्ट किया जाता है और अदर सिक्योरिटीज में, तो उसको हम लोग SLR बोलते हैं। The minimum and maximum levels of CRR were prescribed at 3% and 20% of demand and time liabilities of the bank. फ्रेंड्स पहले क्या था, इसमें एक जो है लिमिट दिया हुआ था कि बैंक जो है RBI जो है वो 3% से लेके 20% के बीच में CRR को जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी, और SLR जो है वो 25% से 40% ऑफ डिमांड टाइम लाइबिलिटीज में वो जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है। लेकिन बाद में ये जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो कैपिंग है उसको हटा दिया गया था। CRR जो है वो RBI एक्ट 1934 में मेंशन किया गया है, और SLR जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन किया गया है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बैंकों के पास जो अवेलेबल सरप्लस फंड है उसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, और शॉर्टेज जो है वो लिक्विडिटी को कम कर लिक्विडिटी की शॉर्टेज जो है वो जब कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगी, और इससे क्या होगा? रुपी एक्सचेंज रेट जो है वो कम होगा। तो CRR और SLR इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि RBI जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इंक्रीज इन CRR SLR जो है
एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जब आरबीआई सीआरआर और एसएलआर बढ़ाएगा तो बैंकों को ज़्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा या ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, बैंकों के पास फंड की कमी होगी, तो इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। जब सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होगी, और जब आरबीआई जो है सीआरआर और एसएलआर को कम करेगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगा, क्योंकि सीआरआर एसएलआर कम करने से बैंकों के पास जो है अमाउंट रिलीज होगी और इससे उनके पास लिक्विडिटी जो है इन्फ्यूज होगी, उनके पास लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ट्रेजरी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट जो है बैंकों का उसको फुलफिल करना, और इसमें ट्रेजरी की बैक ऑफिस जो है वो आरबीआई को फोर्टनाइटली फॉर्म ए में रिपोर्ट करती है कि सीआरआर और एसएलआर का मेंटेनेंस क्या है। अगर इसमें कोई डिफॉल्ट या शॉर्टफॉल होता है तो आरबीआई उसके लिए बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, और इससे बैंकों का रेपुटेशन भी कम होता है। फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में जो हमारा सीआरआर है वो 3% है और एसएलआर जो है वो 18% है। तो सीआरआर जो है वो हम 3% ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटीज और एसएलआर जो है वो 18% ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटीज हम लोग अभी लेंगे। फ्रेंड्स, डीटीएल और एनडीटीएल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो डिमांड टाइम लायबिलिटीज में हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो लेते हैं। तो डिमांड टाइम लायबिलिटीज के मेन कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आएगा, करंट और सेविंग्स अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो, जो लेटर क्रेडिट का मार्जिन मनी है वो, और कोई भी फिक्स डिपॉजिट जो ओवरड्यू हो गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो भी ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस होता है वो हमारे करंट अकाउंट में शो करता है, तो इसीलिए ये भी हमारा डिमांड टाइम लायबिलिटीज हो जाएगा। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में एफडी, आरडी या कोई भी डिपॉजिट जो कि री इन्वेस्ट होगा वो टाइम डिपॉजिट में काउंट किया जाएगा। ओवरसीज बोरोइंग, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, एफसी लायबिलिटीज नेट ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो भी फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में एग्जेम्पशंस हैं, तो क्या क्या है, जो भी नेट इंटर बैंक बोरोइंग या डिपॉजिट होगा जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड जो है 14 डेज, मतलब 1 डेज टू 14 डेज होगा, जिसको कि हम लोग कॉल या नोटिस मनी लायबिलिटी भी कहते हैं, उसको हम लोग डिमांड टाइम लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। एसीयू अकाउंट में जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो हम लोग नहीं लेंगे। जो भी सीबीएलओ ट्रांजैक्शन होंगे सीसीआईएल के थ्रू उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और जो भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, बैंकों की जो भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं उनके पास जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसको भी हम लोग डीटीएल में इंक्लूड नहीं करेंगे। सीआरआर कैलकुलेशन में कुछ एग्जम्पशन है। सीआरआर में हम लोग क्या क्या नहीं लेंगे, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन प्रॉफिट, रीफाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम आरबीआई, नाबार्ड एंड सिडबी, ये हम लोग एक्सक्लूड करेंगे सीआरआर कैलकुलेशन में। कोई भी अगर एक्सेस प्रोविजन कर रखा है बैंकों ने इनकम टैक्स के लिए उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। डीआईसीजीसी और ईसीजीसी या कोर्ट रिसीवर के थ्रू कोई क्लेम अगर रिसीव हुआ है बैंकों को तो वो सीआरआर कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अंडर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटीज के अंतर्गत जो भी लायबिलिटी बैंकों की अराइज होगी उसको भी हम लोग सीआरआर कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट या बैंक बोरोइंग जिसकी की मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज एंड अबव एंड अप टू 1 ईयर होगा उसको भी हम लोग सीआरआर कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सीआरआर जो है वो डीटीएल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा विद अ लैग ऑफ 1 फोर्टनाइट, और वो फोर्टनाइट क्या होगा, ऑन द रिपोर्टिंग फ्राइडे। जो भी रिपोर्टिंग फ्राइडे है फोर्टनाइट का उसमें हम लोग उसको वो बैलेंस हम लोग सीआरआर कैलकुलेशन के लिए लेंगे। डिमांड टाइम लायबिलिटीज एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फोर्टनाइट विल फॉर्म द बेसिस फॉर सीआरआर कैलकुलेशन, और जो प्रीवियस फोर्टनाइट का डीटीएल कैलकुलेशन होगा उसी को हम लोग सीआरआर कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। आरबीआई जो है वो सीआरआर मेंटेनेंस के लिए बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती है उस डिपॉजिट के ऊपर। एसएलआर रिक्वायरमेंट जो है वो लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, जो सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट होगा
उसके लास्ट फ्राइडे में जो बैलेंस होगा उसके बेसिस पे हम लोग SLR कैलकुलेट करेंगे। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ SLR इज सिमिलर टू दैट अडॉप्टिंग इन कैलकुलेटिंग CRR विथ वन डिफरेंस। SLR में जो NDTL लेंगे और CRR में जो DTL लेंगे उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है इंटर बैंक लाइबिलिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ 15 days एंड अबव अप टू 1 year आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम लाइबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि SLR कैलकुलेशन में हम लोग जो भी इंटर बैंक लाइबिलिटीज होगी जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 days से लेकर के अप टू 1 year होगी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और CRR कैलकुलेशन में एक्सक्लूड करेंगे। तो मेनली जो SLR है बैंक उसको कैसे मेंटेन करती है, वो कैश बैलेंस में मेंटेन कर सकती है। ये जो कैश बैलेंस होगा फ्रेंड्स, CRR के लिए जो कैश बैलेंस मेंटेन करेगी बैंक उसको वो एक्सक्लूड करके ही होगा। गोल्ड में भी वो SLR मेंटेन कर सकती है या कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी जो कि RBI ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उसमें इन्वेस्टमेंट करके SLR को मेंटेन कर सकती है। अगर SLR और CRR मेंटेनेंस में बैंक डिफॉल्ट होती है तो जो हमने पहले भी देखा RBI जो है इसके लिए हेवी पेनल्टीज लगा सकती है बैंकों के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि जो CRR और SLR है एक काफी अच्छा टूल है RBI के लिए जिससे कि वो लिक्विडिटी को मैनेज करती है। यहाँ फिर से एक बार रिपीट किया हुआ फ्रेंड्स कि अगर CRR SLR अगर इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी और CRR SLR अगर रिड्यूस होता है तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। अभी नेक्स्ट जो टूल है RBI के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट का वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी LAF जो है वो मॉनिटर किया जाता है डे टू डे बेसिस पे जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे। LAF रिफर्स टू RBI लेंडिंग फंड्स टू बैंकिंग सेक्टर थ्रू रेपो इंस्ट्रूमेंट और RBI जो है वो रेपो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू LAF मेंटेन करती है। RBI ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स अंडर रिवर्स रेपो। RBI जो है बैंकों से रिवर्स रेपो के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो इस तरह से जो LAF का प्रोसेस है वो क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू सेल बैक और रीपर्चेज रिस्पेक्टिवली विद इन अ प्री डिटरमाइंड पीरियड। ये एक प्रोसेस होता है जहां पे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज या सेल किया जाता है और उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि इसको या तो सेल बैक करेंगे या रीपर्चेज करेंगे विद इन अ प्री डिटरमाइंड पीरियड। LAF जो है ये RBI के लिए रेपो ट्रांजैक्शन की तरह होता है। RBI जो है रेपो और रिवर्स रेपो ऑक्शन कंडक्ट करेगी जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको परचेज या सेल किया जाता है और ये डेली होता है ओवरनाइट फंड्स के बेसिस पे। RBI जो है ये एक दिन में 2 या 3 बार ये ऑक्शन कंडक्ट कर सकती है जिससे कि बैंक जो है उनकी लिक्विडिटी मेंटेन कर सके अंडर RTGS सिस्टम। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जो कॉल मनी है जिसमें कि बैंक जो है लेंडिंग और बोरोइंग्स करते हैं तो बैंक जो है वो ओवरनाइट बेसिस पे उसको बोरो कर सकती है या लेंड कर सकती है जो कि मैक्सिमम होगा 100% एंड 25% मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर कैपिटल फंड। बैंकों का जो भी कैपिटल फंड है उसका 100% वो कॉल मनी लेंडिंग में यूटिलाइज कर सकती है और बोरोइंग के लिए 25% तक यूटिलाइज कर सकती है फॉर ओवरनाइट। और फोर्टनाइट के लिए वो लेंडिंग के लिए 125% ऑफ कैपिटल और बोरोइंग के लिए 50% ऑफ कैपिटल जो है वो उसकी मैक्सिमम सीलिंग है विद इन द ओवरऑल लिमिट। अभी नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फ्रेंड्स फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट का मतलब होता है इंटर बैंक पेमेंट और इसमें कस्टमर के बिहाफ में भी पेमेंट्स जो है वो इंक्लूड होता है और सेटलमेंट का मतलब होता है जो भी पेमेंट हुआ है गया है या जो भी फंड ट्रांसफर हुआ है उसका पेमेंट या रिसीट जो है इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके कुछ यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS जो है एक पेपरलेस क्लियरिंग सिस्टम है जहाँ पे कि सेटलमेंट जो है वो ग्रॉस बेसिस पे होता है और यहाँ पे मिनिमम जो है 2 लाख मैक्सिमम नो लिमिट के बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंकों को RTGS ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें कि इंस्टेंट पेमेंट्स होता है तो कुछ फंड जो है RBI के साथ
थ्रू आउट द डे एडिक्वेट फंड्स मेंटेन करना पड़ता है। अगर इसमें कोई शॉर्टफॉल होता है तो आरबीआई जो है इंट्राडे लिक्विडिटी जो है प्रोवाइड करती है, और जिसमें ऑटोमेटिक रेपो अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो है, जो बैंकों का रेपो अगेंस्ट सिक्योरिटीज आरबीआई ने दे रखा है, उसके बेसिस पे अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो आरबीआई उसको मैनेज करती है, मेंटेन करती है। इसमें एक और दिया हुआ है फ्रेंड्स, IDRBT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क एज अ सिक्योर कम्युनिकेशन बैकबोन फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इन्फिनेट जो है वो SFMS जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेज सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि डोमेस्टिक ट्रांसफर और फंड और ऑथेंटिकेटेड मैसेज की फैसिलिटीज बैंकों को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी NDS। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डील किया जाता है। इसके लिए बैंकों को एक SGL अकाउंट मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ, और दूसरी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी है तो उसको थ्रू बैंक या डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जो कि NSDL और CDSL है उसके थ्रू SGL अकाउंट मेंटेन करना होता है। एक NDS OM दिया हुआ है, इसका मतलब है एनोनिमस ऑर्डर। NDS OM जो है वो टेलीफोन बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे काम करती है, जिसमें कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के थ्रू ट्रेड जो है वो किए जाते हैं, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के थ्रू ट्रेड किए जाते हैं, और इसका जो सेटलमेंट होगा वो CCIL के थ्रू किया जाएगा। तो जो 80% डीलिंग होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो NDS के थ्रू ही होता है, और ये मेनली जो है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है। कुछ डील्स जो है जो NDS में इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी NDS को वो रिपोर्ट करना होता है, और इसमें CCIL और CBLO ट्रांजेक्शन जो है वो भी इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट जो है वो है FX क्लियर। FX क्लियर जो है वो फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम है जिसको कि CCIL ने डेवलप किया है, और ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ये भी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के बेसिस पे काम करता है, और CCIL जो है इसमें एज अ इंटरमीडियरी सेटलमेंट्स वो काम करती है। फिर है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जैसे कि NSDL, CDSL। फ्रेंड्स ये मेनली जो है डीमैट अकाउंट और डीमैटेरियलाइजेशन जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको ये मेंटेन करती है। तो ये डिलीवरी वर्सेस पेमेंट जो है उसके बेसिस पे काम करती है फॉर सेकेंडरी मार्केट डील्स इन इक्विटी एंड डेट पेपर्स। लास्ट है NEFT एंड ऑनलाइन पेमेंट। जैसे RTGS है वैसे ही NEFT है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेज सिस्टम के बेसिस पे काम करती है, और इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम अमाउंट का भी कोई लिमिट नहीं है। और फ्रेंड्स ये जितने भी पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम है इसको मेंटेन करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई ने एक बोर्ड बना रखा है जिसको कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के ऊपर ये जो टॉपिक है यही खत्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।